हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जिसे कहते हैं वेरिएबल्स। बिना वेरिएबल के कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम नहीं कर सकता है। और अगर हम वेरिएबल के कंसेप्ट को अच्छे से समझ जाते हैं तो फिर हमें किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करने में बहुत आसानी हो सकती है। जैसे हम सी में कोडिंग करें या हम C++ में करें या जावा में करें या पाइथन में करें। तो वेरिएबल्स के कंसेप्ट को समझना सिर्फ प्रोग्रामिंग करने के लिए ही जरूरी भी नहीं है। और अगर कॉम्पिटेटिव व्यू से भी अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस लाइक नेट या कंप्यूटर टीचर के लिए वेरिएबल्स के कंसेप्ट को सही से समझना बहुत ही जरूरी होता है। अगर हम वेरिएबल्स के कंसेप्ट को सही से समझते हैं तो हमारा प्रोग्रामिंग कंसेप्ट तो आगे डेवलप हो ही रहा है, हमारा कॉम्पिटेटिव पर्पस भी सॉल्व हो रहा है। तो आज के इस लेक्चर में जो हमारा सीरीज चल रहा है कंप्यूटर कंप्लीट प्रोग्रामिंग इन सी, इसमें आज हम देखते हैं वेरिएबल्स के कंसेप्ट को। और आफ्टर दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, how to use the variables, what are the naming rules about a variable, what are common mistakes a programmer can do during using a variable or the declaration of the variables, how variables create their memories into the RAM। तो सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि वेरिएबल्स क्या है। तो वेरिएबल्स are just a name or identity of a memory location। हम प्रोग्राम जब कर रहे होते हैं तो हम प्रोग्राम में जो वैल्यू का यूज करते हैं, हम प्रोग्रामिंग के दौरान वैल्यू को यूज करते हैं, डेटा को यूज करते हैं। तो जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है यानी रन कर रहा है, उस समय हमारा वैल्यू या हमारा डेटा कहाँ रहता है? तो हमारा डेटा उस समय रैम पे होता है। अब रैम पे बहुत सारा डेटा है, रैम को मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सारे डेटा को रैम में मैनेज कर रहा है, लेकिन डेटा मिक्सअप ना हो जाए, किसी और का डेटा किसी और के पास ना चला जाए, डेटा लॉस्ट ना हो जाए। इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम रैम को मैनेज करने के लिए रैम को छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर देता है और हर एक ब्लॉक का एक नंबर क्रिएट करता है। और जब भी कोई नया वैल्यू आता है, नया डेटा आता है, तो उस नए डेटा को उसके प्रॉपर्टी के हिसाब से वो एक लोकेशन रैम पे उसको दे देता है और फिर वो इंफॉर्मेशन वो अपने पास रख लेता है कि कौन सा लोकेशन किस डेटा को दिया गया है। हम इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे अगर हम बैंक में जाते हैं तो बैंक में लॉकर लेते हैं, तो लॉकर से को देने के लिए बैंक क्या करती है? बैंक में बहुत सारे लॉकर होंगे। अब उस बहुत सारे लॉकर में से एक लॉकर हम लोगों को अलॉट कर दिया जाता है और बैंक ये इंफॉर्मेशन अपने पास रख लेता है कि कौन सा लॉकर किस पर्टिकुलर पर्सन को दिया गया। और हमें वो पता है कि हमारा फलाना नंबर लॉकर है। जस्ट फॉर एग्जांपल हमें मिल गया 101 लॉकर नंबर, जो यहाँ पे दिया गया हुआ है 101। तो ये 101 लॉकर नंबर मुझे मिल गया और मैं जब भी बैंक में जाऊंगा तो वहां पे 101 में जाकर के अपना जो कुछ भी रखना है वो रखूंगा या निकालना है वो निकालने का काम करूंगा। तो ये कह सकते हैं कि बैंक के पास एक रैम है जहां पे बहुत सारे लॉकर्स छोटे छोटे ब्लॉक्स में दिए गए हैं और हर एक यूजर को वो लॉकर दिया जा रहा है और उसका इंफॉर्मेशन रख लिया जा रहा है और लॉकर को एक्सेस करने का नंबर, ये नंबर दे दिया गया है उस कस्टमर को, उस बैंक के कस्टमर को। तो ये 101 मेरे लिए एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमारी वैल्यू है और ये लॉकर रैम का एक हिस्सा है। तो वेरिएबल जो भी हम प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं वो रैम का एक आइडेंटिटी है, एक लोकेशन है। हम वेरिएबल्स इंफॉर्मेशंस या डेटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। ये मेमोरी लोकेशन का रिप्रेजेंटेशन है। हर वेरिएबल का एक यूनिक नाम होना जरूरी है। प्रोग्राम में हम एक ही नाम से मल्टीपल वेरिएबल का डिक्लेरेशंस नहीं कर सकते हैं एक प्रोग्राम के अंदर में। ऐसे और भी बहुत सारे कंसेप्ट्स आएंगे। तो जैसे एक फैमिली में एक नाम का 2 पर्सन नहीं होता है, उसी तरीके से एक नाम का 2 वेरिएबल हम नहीं बनाएंगे।
ये एक मेमोरी लोकेशन को ऑक्युपाई करेगा जहां पे हम वैल्यू रखने का काम करेंगे, और वैल्यू हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो हमने जो पहली वैल्यू रखी है या एक बार जो हमने वैल्यू रखा किसी वेरिएबल में, वी कैन चेंज दैट वैल्यू अकॉर्डिंग टू आवर नीड ऑफ द प्रोग्राम। तो प्रोग्राम के जरूरत के हिसाब से हमारा वैल्यू बदल सकता है। कोई भी वेरिएबल यूज किया जाएगा उसके पहले उसका डिक्लेरेशन होना जरूरी होता है। अगर हम वेरिएबल का डिक्लेरेशन नहीं करते हैं तो फिर हम उस वेरिएबल को अपने प्रोग्राम में यूज नहीं कर पाएंगे, वो गलत होगा, एरर हो जाएगा। तो ये डेटा स्टोर और उसके ऊपर मैनिपुलेशंस करने के लिए यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल्स। सी में हम वेरिएबल का डिक्लेरेशन कैसे करते हैं। तो वेरिएबल्स जब हम यूज कर रहे हैं उसके पहले हम उसको डिक्लेरेशंस करते हैं। जब तक हम डिक्लेरेशन नहीं करेंगे तब तक कंपाइलर को यह पता नहीं होगा कि ये कोई वेरिएबल है जिसको यूज करना है या उसके लिए वो कोई मेमोरी बनाएगा। तो जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो हमारा कंपाइलर, हमारे सी का कंपाइलर सिस्टम को रिक्वेस्ट करता है कि एक मेमोरी बनानी है, और किस टाइप की मेमोरी बनानी है, उस मेमोरी का साइज क्या होगा, ये वो इंफॉर्मेशन डेटा टाइप के मदद से वो उसको ये दिया जाता है। तो हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। जैसे ही वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो वेरिएबल जिस डेटा टाइप में डिक्लेयर किया गया है उस डेटा टाइप का प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मेमोरी क्रिएट हो जाएगा उस वेरिएबल के नाम से। तो जैसे हम यहाँ देख सकते हैं इंट एज, फ्लोट, सैलरी, ये दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किया गया। एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का है और दूसरा सैलरी जो कि फ्लोट टाइप का है। दोनों की मेमोरी फिलहाल 4 बाइट्स का ही बनेगा, बट इंट वाले वेरिएबल का जो वैल्यू हम रखेंगे वो हमारा कोई भी नॉन डेसिमल वैल्यूज होगा, इंटीग्रल टाइप का, और यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट के साथ वैल्यू रहेगा जैसे 70.5। तो यहाँ पे ये जो दो वेरिएबल डिक्लेयर किए गए हैं इनको कहते हैं अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल्स। तो यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल का डिक्लेरेशन हुआ, यानी कि एक मेमोरी बना लिया गया है बट उस मेमोरी में कोई भी वैल्यू नहीं है। तो एज का एक मेमोरी बना जो कि 4 बाइट का है, सैलरी का भी एक मेमोरी बना और वो भी 4 बाइट का है, लेकिन रैम पे उन दोनों मेमोरीज में वैल्यू नहीं है। वैल्यू हम बाद में रख सकते हैं, वेरिएबल का डिक्लेरेशन करेंगे विदाउट इनिशियलाइजेशन। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंट एज डिक्लेयर हुआ और इसमें वैल्यू रखा गया 25। तो इसको हम कहेंगे इनिशियलाइजेशन। जब हम किसी वेरिएबल में पहली वैल्यू रखते हैं तो तब हम उसे कहते हैं इनिशियलाइजेशन हुआ वेरिएबल का, और ये वैल्यू चेंज हो गया। आगे प्रोग्राम में नीड हुआ तो वैल्यू चेंज भी हुआ, यहाँ 25 रखा गया था, अब यहाँ 30 हो गया। तो ये वैल्यू एज का जो मेमोरी लोकेशन मिला होगा, जैसे रैम के अंदर एज को डिक्लेयर किया गया, फिर इसमें 25 रखा गया, और जैसे ही वैल्यू चेंज किया जाएगा तो अब यहाँ पे ये 30 आ जाएगा। तो वेरिएबल जब हम डिक्लेयर करते हैं तो वो मेमोरी में प्रॉपर्टी के हिसाब से स्पेस जनरेट करता है रैम के अंदर। तो इंट 4 बाइट का एक मेमोरी क्रिएट हुआ एज के लिए, और उस 4 बाइट में डिक्लेरेशन करते समय कोई वैल्यू नहीं था, बाद में वैल्यू रखा गया और चेंज भी किया गया। तो ये पहला टाइप है डिक्लेरेशन का विदाउट इनिशियलाइजेशन। हम डिक्लेरेशन के साथ साथ इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर किए और यहाँ पे इक्वल देके यहाँ एक वैल्यू असाइन कर दिए। अब जैसे यहाँ पे एज को डिक्लेयर किया गया और डिक्लेरेशन के साथ वैल्यू रखा गया, सैलरी को डिक्लेयर किया गया और डिक्लेरेशन के साथ ही यहाँ पे वैल्यू भी रख लिया गया। तो ये हमारा डिक्लेरेशन होता है 2 तरीके से, विदाउट इनिशियलाइजेशन एंड विथ इनिशियलाइजेशन। तो हम विदाउट इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन अगर करते हैं तो कभी भी उस वेरिएबल का अगर हम कोई यूज कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में तो उसमें वैल्यू होना चाहिए। An initialized variable never used in any operation, that will be an error। अब हम ये कंसेप्ट को देखते हैं कि जो हम वेरिएबल में वैल्यू रख रहे हैं, जैसे x एक वेरिएबल है और इसमें 20 एक वैल्यू रखा गया, तो x जो वेरिएबल नेम है इसको हम कहेंगे l वैल्यू,
और जो वैल्यू है इसको हम लोग कहेंगे आर वैल्यू। एल वैल्यू यानी लेफ्ट वैल्यू और आर वैल्यू यानी राइट वैल्यू। तो हमेशा लेफ्ट साइड में वेरिएबल नेम होगा जिसमें वैल्यू रखा जाएगा, यानी x की मेमोरी में 20 को रखा जा रहा है, तो जिसकी मेमोरी में वैल्यू रखना है वो लेफ्ट साइड में आएगा इक्वल ऑपरेटर के, और जो वैल्यू रखना है वो राइट साइड में आएगा। जैसे 10 इक्वल टू x, ये एक गलत स्टेटमेंट है, यहाँ पे एरर होगा, यहाँ पे आएगा एरर एल वैल्यू रिक्वायर्ड। तो इस तरीके से हम नहीं कर सकते हैं, हम x को 10 में नहीं रख सकते हैं, यहाँ पे कोई एक वेरिएबल चाहिए होगा। तो एल वैल्यू एंड आर वैल्यू, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में अक्सर पूछे जाते हैं, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस, जैसे नेट की एग्जामिनेशंस में या कंप्यूटर टीचर में भी इसका क्वेश्चंस इस पे डिपेंडेंट आ सकता है। कोई एक्सप्रेशन जैसे यहाँ पे लिखा गया है x प्लस वाई इक्वल टू 30, तो x प्लस वाई एक एक्सप्रेशन है, इसका एक रिजल्ट बनेगा, एक वैल्यू बनेगा। तो इस वैल्यू में हम इस वैल्यू को नहीं रख सकते हैं। जैसे सपोज x कोई वेरिएबल है जिसमें 5 रखा गया और y में 7 रखा गया। अब अगर हम करते हैं x प्लस वाई, तो यहाँ पे 5 प्लस 7 12 एक रिजल्ट बन रहा है जो कि खुद एक वैल्यू है। तो किसी भी एक्सप्रेशन में वी कैन नॉट असाइन ए वैल्यू। इस वैल्यू को हम किसी और जगह पे रख सकते हैं, जैसे x प्लस वाई को हम किसी अनदर वेरिएबल जैसे z यहाँ लिया गया तो z में रख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू इसमें आएगी। तो कोई भी एक्सप्रेशन कभी भी l वैल्यू नहीं होगा, एक्सप्रेशन जब भी होगा तो r वैल्यू होगा। l वैल्यू में हमेशा कोई एक वेरिएबल होता है। तो ये जस्ट दिस इज ऑल्सो मेमोरी स्ट्रक्चर एग्जाम्पल एज और सैलरी का। ये जो यहाँ पे दिया गया है ये मेमोरी एड्रेस है 1002 और ये जो दिया गया 1006, ये सैलरी का मेमोरी एड्रेस है और ये एज का मेमोरी एड्रेस है। यही एड्रेस ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पास रख लेगा। एज के लिए ये एड्रेस रख लिया और 1006 ये सैलरी के लिए रख लिया। तो हमारे प्रोग्राम को पता है सैलरी या एज एक वेरिएबल, हम प्रोग्राम में हमारा प्रोग्राम एज समझ रहा है। जब हम एज पे वैल्यू रखेंगे कोई भी, तो प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगा और ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करेगा कि इसका एड्रेस क्या है 1002, तो उस लोकेशन पे चला जाएगा रैम के अंदर। तो हमारा प्रोग्राम वेरिएबल को समझ रहा है और ऑपरेटिंग सिस्टम उस एड्रेस को। तो जैसे अगर कोई रैम है हमारा, सपोज हम ये अज्यूम करते हैं लेट कि दिस रैम हैव द टोटल कैपेसिटी ऑफ 255 बाइट्स, ये 255 बाइट्स का एक रैम हमारे पास है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, यहाँ पे लॉजिकल डिविजन्स क्रिएट कर लेगा। लॉजिकल डिवीजन, अब यहाँ पहले ब्लॉक का नंबर दे दिया 000, दूसरे ब्लॉक का 001, तीसरे का 002, सो ऑन, ये 255 तक सारे ब्लॉक का एक नंबरिंग कर लिया। और हर एक ब्लॉक मिनिमम हम अज्यूम करेंगे कि वो कम से कम 8 बिट्स का यानी 1 बाइट का होगा। ठीक है, आज की मॉडर्न कंप्यूटर्स में ये ज्यादा होता है, बट हम इसको मिनिमम इतना तो मान के चलेंगे कि ये एक ब्लॉक का है। तो ये इंटरनली ये काम हो रहा है, इससे हमारे प्रोग्राम को डायरेक्ट फिलहाल कोई मतलब नहीं है। तो मेमोरी एड्रेस जो होता है हर वेरिएबल का यूनिक होता है और उसी एड्रेस से रैम में डेटा को रखा और निकाला जाता है। कुछ की पॉइंट्स है, मेमोरी डिवाइडेड होते हैं कई लोकेशंस में, हर लोकेशन का यूनिक एड्रेस होता है और सीपीयू यूज करता है उन एड्रेस को डेटा को रीड और राइट करने के लिए। तो इसी चीज को हम लोग एक बार इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे ये हमारा रैम है जिसमें ये मेमोरी एड्रेस है जिसपे ये कुछ वैल्यू रखा गया है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरीके से हर लोकेशन को मैनेज करता है। जैसे मेमोरी एड्रेस कहाँ से शुरू हो रहा है, तो स्टार्ट एड्रेस है 000 और एंड एड्रेस है 255। अब इस रेंज में उसको रखना है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है किसी भी मेमोरी को स्टार्ट और एंड के फॉर्म में ही मैनेज करता है। अब जब हम वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन करते हैं तो सी के कंसेप्ट में हम देखते हैं कि सी में हमारा जो वेरिएबल्स के लिए जो मेमोरी यूज हो रहा है
उसमें कई पार्ट होते हैं। सी का मेमोरी का एक बेसिक लेआउट है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे जो पहला हिस्सा है दिस इज कॉल्ड स्टैक, देन स्टैक के बाद आता है हिप, फिर बीएसएस, फिर डेटा सेगमेंट एंड देन टेक्स्ट सेगमेंट या कोड सेगमेंट। स्टैक जो है ये सी के प्रोग्राम के मेमोरी का वो हिस्सा है जहां पे कोई लोकल वेरिएबल का मेमोरी बनेगा या हमारे फंक्शंस का मेमोरी बनेगा। जैसे हम लोगों ने अभी तक एक फंक्शन को देखा मेन, तो उसी तरीके से हम और भी फंक्शंस को यूज करेंगे। तो ये मेमोरी जो भी लोकल वेरिएबल का होगा वो यहाँ स्टैक में होगा, और हिप के अंदर डायनामिक मेमोरीज क्रिएट होता है। स्टैक नीचे की तरफ एक्सपैंड होगा और हिप ऊपर की तरफ एक्सपैंड होगा। गलत यूज दोनों को ओवरलैप करता है और इसी को हम कहते हैं मेमोरी ओवरलैपिंग। ये प्रोग्राम इस वजह से हैंग भी होता है। और जो भी हमारा अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल्स है वो बीएसएस में उसका मेमोरी बनता है। जैसे हम लोग अगर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट एक्स और y इक्वल टू 5, तो x एक अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल है, इसका मेमोरी x का बीएसएस सेक्शन में क्रिएट होगा, और y एक इनिशियलाइज्ड वेरिएबल है तो इसका मेमोरी डेटा सेगमेंट में क्रिएट होगा। तो ये स्टैक, हीप, बीएसएस, डेटा सेगमेंट और टेक्स्ट सेगमेंट, और जो भी अदर एक्सप्रेशंस हैं, रीड ओनली डेटा है, वो इस टेक्स्ट सेगमेंट में जाता है। तो ये सी के मेमोरी का लेआउट है। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि डायनामिक मेमोरीज क्या होता है। तो जनरली डायनामिक मेमोरी के कंसेप्ट को हम लोग डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे, हम जब पॉइंटर्स पे आएंगे, और उसके बाद जब हम लोग डायनामिक मेमोरी पे आएंगे तो मैलोक कैलोक फंक्शंस हम लोगों को मिलेगा। तो यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल बना, इसे हम कहते हैं पॉइंटर वेरिएबल। जब किसी वेरिएबल के पहले एस्ट्रिक लगाया जाए तो ये पॉइंटर वेरिएबल होता है और इसका एक डायनामिक मेमोरी बनता है। तो डायनेमिक मेमोरीज क्या होता है इसको आगे हम समझेंगे, अभी इस पे जाना कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो फिलहाल इतना समझ लेना है कि डायनेमिक बनाने के लिए इस तरीके से हम लोग ये स्टेटमेंट लिखते हैं मैलोक फंक्शन के मदद से। और ये हमारा कोई फंक्शन है, ये हम अपना लोकल फंक्शंस भी क्रिएट करेंगे, जो कि हम लोग फंक्शंस क्या होते हैं इस टॉपिक को आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बट फंक्शंस इसी तरीके से बनाया जाएगा। और यहाँ पे जो ये वेरिएबल डिक्लेयर किया गया इंट ए और इंट बी, ये लोकल वेरिएबल्स है और इसकी मेमोरी हमारा जो बनेगा वो स्टैक सेक्शन में बनेगा। अब हम देखते हैं कुछ वेरिएबल्स के डिक्लेरेशंस का कुछ रूल्स होता है, वेरिएबल का नेम रखने का कुछ रूल होता है। जैसे कोई भी वेरिएबल्स जो डिक्लेयर किया जाएगा उसका फर्स्ट, जनरली हम जब भी यूज करेंगे वेरिएबल्स को तो लेटर्स, अल्फाबेट्स को यूज करेंगे, या हम नंबर्स को भी यूज कर सकते हैं या अंडरस्कोर को यूज कर सकते हैं। लेकिन जब भी वेरिएबल्स का जो फर्स्ट लेटर होगा, जैसे यहां पे हमेशा इस अल्फाबेट का यूज होगा, वन नेम हम नहीं कर सकते हैं, ये गलत होगा। लेकिन हम लास्ट में न्यूमेरिकल्स को यूज कर सकते हैं। पहला लेटर कभी भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगा, पहला लेटर ऑलवेज अल्फाबेट होगा या अंडरस्कोर होगा। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स को हम यूज नहीं करेंगे नेम में, जैसे @ हैश, डॉलर, %, इन सब चीजों को हम वेरिएबल डिक्लेरेशंस में यूज नहीं करेंगे। कोई भी कीवर्ड्स को हम वेरिएबल डिक्लेरेशंस में यूज नहीं करेंगे, जैसे इंट, फ्लोट, रिटर्न, कैर, इफ, फॉर, व्हाइल, इन सब चीजों को हम लोग कभी भी यूज नहीं करेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशंस करते समय। कुछ कंसेप्ट हम यहाँ पे अब देखते हैं। स्कोप, तो जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि फंक्शंस के अंदर हम वेरिएबल का डिक्लेरेशंस करते हैं, जैसे ये फंक्शंस हम कोई अपना डिफाइन करते हैं, ये वाइड फंक, तो ये फंक जो है इसकी जो बड़ी यहाँ पे ओपनिंग ब्रेस है और ये क्लोजिंग ब्रेस है, तो फंक्शन का ये बड़ी होगा, ये स्कोप माना जाएगा। तो जो भी वेरिएबल होगा अगर इस स्कोप के अंदर डिक्लेयर किया गया है, किसी पर्टिकुलर स्कोप के अंदर डिक्लेयर किया गया है, तो वो वेरिएबल उसी स्कोप में काम करेगा। जैसे यहाँ पे इंट x अगर डिक्लेयर किया गया तो ये x
कभी भी इस स्कोप के बाहर यूज नहीं हो सकता है, इसका स्कोप लिमिटेशंस के साथ यूज होगा। तो दिस विल बी हाइडिंग द विजिबिलिटी ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल का विजिबिलिटी हाइड किया गया है, वो बाहर के लिए अदर फंक्शंस में या दूसरे लोकेशंस पे दूसरे स्कोप के अंदर हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड हाइडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द हाइडिंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल्स का लाइफ टाइम का मतलब ये होता है कि वेरिएबल कहाँ तक यूज होगा, जो कि हम बेसिकली अभी हम लोगों ने देखा कि हम वेरिएबल का डिक्लेरेशन फंक्शन के अंदर करते हैं। तो फंक्शन जब तक चल रहा है, फंक्शन का मेमोरी जब तक है, तब तक वेरिएबल का मेमोरी है। कुछ वेरिएबल ऐसे भी होते हैं जिनकी मेमोरी लाइफ टाइम चलती है, पूरे प्रोग्राम के टाइम तक चलती है, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। और जो कि ग्लोबल वेरिएबल्स जो होते हैं उनका डिक्लेरेशंस, जैसे हम प्रोग्राम जब लिखते हैं तो हैश इंक्लूड इस तरीके से हम लिखते हैं, और यहाँ पे हम stdio.h देते हैं। इसके जस्ट नीचे भी हम वेरिएबल का डिक्लेरेशंस कर सकते हैं। तो ये जो वेरिएबल है ये ग्लोबल होगा। और जैसे हमने कोई फंक्शन बनाया, सपोज मेन फंक्शन ही बनाया गया, और मेन फंक्शन में इफ वी डिक्लेयर ए वेरिएबल int x इक्वल टू 10, तो x is a local variable, a is a global variable and the life of the a is for whole program। जब तक हमारा प्रोग्राम है तब तक इसकी लाइफ रहेगी, लेकिन x की लाइफ तभी तक है जब तक कि इस फंक्शन की लाइफ है। तो लोकल वेरिएबल्स का लाइफ डिपेंड करता है उसका डिक्लेरेशन जिस स्कोप में किया गया है उसका लाइफ कब तक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स थे वेरिएबल्स के बारे में। अब हम कुछ थोड़ा सा देखते हैं सी के अंदर फॉर्मेटिंग्स के कंसेप्ट्स को। सी में जब हम किसी वेरिएबल्स को यूज करते हैं और प्रिंटफ या स्कैनफ फंक्शंस में हम उस वेरिएबल को इनपुट या आउटपुट करते हैं, तो हम लोगों को फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज करना होता है। जैसे अगर हम इंटीजर वेरिएबल का यूज करेंगे तो प्रिंटफ में हम %d या %i लिखेंगे। अनसाइंड इंटीजर के लिए %u देंगे, फ्लोट के लिए %f का यूज करेंगे, कैरेक्टर के लिए %c, स्ट्रिंग हम आगे पढ़ेंगे व्हाट इज द स्ट्रिंग। बेसिकली स्ट्रिंग कोई भी ग्रुप ऑफ लेटर्स को कहते हैं, तो किसी भी कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग कहते हैं। तो हम स्ट्रिंग अगर यूज करते हैं तो वहां पे %s को यूज करेंगे। हेक्साडेसिमल के लिए %x या कैपिटल X का, मेमोरी एड्रेस के लिए %p या %u को भी यूज कर सकते हैं। और %साइन को अगर हम डायरेक्ट प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसके पहले भी हम % लगाएंगे। तो दीज आर द फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। जब हम प्रिंटफ या स्कैनफ फंक्शंस को यूज करेंगे तो वहां पे इसको हम यूज करेंगे। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल्स के थ्रू समझ सकते हैं इन चीजों को। जैसे इंट एज, फ्लोट सैलरी, कैर ग्रेड ए, और ये स्ट्रिंग है, दिस इज अ स्ट्रिंग। यहाँ पे एक वैल्यू रखा गया अमन। अब हम इसको प्रिंट करते हैं, तो यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन में एज को प्रिंट करने के लिए %d यूज किया जाएगा, सैलरी के लिए %f यूज किया जाएगा, और ग्रेड के लिए जो कि एक कैरेक्टर वेरिएबल है %c, और नेम वेरिएबल जो कि एक स्ट्रिंग है उसके लिए %s किया जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आउटपुट्स आएगा। अगर हम यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग गलत यूज करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे गार्बेजेस मिल सकता है, गलत वैल्यू मिल सकता है। कुछ एडवांस फॉर्मेटिंग सिंटैक्स को हम लोग देखते हैं। जैसे प्रिंटफ में %5d लिखा जाए, तो इसका मतलब है % के बाद d ना लिख करके बीच में हम एक न्यूमेरिकल यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो जो भी वैल्यू यहाँ हम दे रहे हैं दैट वैल्यू मीन्स कि उतना स्पेस आगे जाकर के प्रिंट होगा। आउटपुट स्क्रीन पे वो 5 स्पेस 5 विड्थ लेकर के आगे प्रिंट होगा। -5 मतलब वो उतना विड्थ घटा करके प्रिंट होगा। और % के बाद जैसे 0.5 दिया गया, तो यहाँ पे ये ब्लैंक आया था, यहाँ 0 लिख दिया गया 0.5, तो ये 000 आता आएगा। वो जो विड्थ स्पेस ब्लैंक स्पेस ले रहा था वो अब ये ब्लैंक स्पेस नहीं लेकर के उसकी जगह पे 000 प्रिंट करेगा। उसी तरीके से हम लोग
जैसे अब अगर हम फ्लोटिंग्स को यूज करते हैं तो %f के जगह पे अगर हम यहाँ पे कोई वैल्यू दे दे .2f, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू है जो कि हमारा फ्रैक्शन के बाद, जैसे पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 डिजिट्स का वैल्यू है, ये कंसाइज किया जाएगा 2 डिजिट्स में। इसको हमारा सिस्टम 2 डिजिट्स में ही डिस्प्ले करेगा उन सारी वैल्यूज को। तो परसेंट के बाद अगर हम चाहते हैं, अगर हमारी वैल्यू जो हमारी एक्सपोनेंट की वैल्यू है वो लेंदी है और हम नहीं चाहते हैं कि पूरा वैल्यू डिस्प्ले हो, उसका एक 2 या 3 डिजिट प्रिंट हो, तो हम परसेंट के बाद .2f, .3f ये ऐसा लिख देंगे। अब कुछ MCQs है, जैसे विच डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर डेसिमल नंबर्स इन C। तो इनके आंसर्स कमेंट सेक्शंस में आप लोग लिख सकते हैं, बाद नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं इसके आंसर्स आपको बताऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड वेरिएबल डिक्लेरेशन इन C? Which format specifier is used to print an integer variable? Which of the following is a valid variable name in C? Which statement about variables in C is true? So these are some MCQs. आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शंस में दे दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आंसर्स को भी देंगे और हम एक एग्जाम्पल करेंगे VS कोड एडिटर में वेरिएबल्स के डिक्लेरेशन से रिलेटेड। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप रेगुलर अपडेटेड रहिए और सिक्वेंशियली आप हर लेक्चर को कर सके, कोई भी लेक्चर आपका मिस ना हो।